नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एम फॉर मैथ्स। हम लोग का जो फार्मूला रिवीजन का सीरीज चल रहा है, आज उसका तीसरा क्लास है। अभी तक हम लोग चतुर्भुज देख लिए और त्रिभुज देख लिए। आज बारी पॉलीगन, बहुभुज और वृत्त, सर्किल की है। तो आज हम लोग पॉलीगन और वृत्त देखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं पॉलीगन से। पहले पॉलीगन देखते हैं, बहुभुज देखते हैं और उसके बाद हम लोग सर्किल को आज ही ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग 3D में आएंगे। अभी हम लोग 2D की बात कर रहे थे पिछले 2 क्लासों से। आज मेरा तीसरा क्लास है। तो हम लोग पॉलीगन पे आते हैं। तो पॉलीगन, बहुभुज को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन, कि बंद आकृति का ही क्षेत्रफल या फिर परिमाप निकलता है। तो किसी भी बंद आकृति की बात करते हैं तो उसमें कम से कम 3 भुजा चाहिए ही। जैसे हम लोग त्रिभुज देखे, त्रिभुज 3 भुजाओं से बन करके ही एक बंद आकृति मतलब ऐसा कुछ हुआ, ये बंद हो गया आकृति। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा मिलकर के इसको बंद करा। आप 2 भुजा से कोई बंद आकृति नहीं बना सकते। तो उसी प्रकार जब 3 भुजा से बंद आकृति बनता हो त्रिभुज बोलते हैं। 4 भुजाओं से कोई बंद आकृति बना तो उसको चतुर्भुज बोले। उसी प्रकार जब भुजाओं की संख्या बढ़ते जाती है तो पंचभुज, 6 भुज, उसी को एक नाम दे दिया गया है बहुभुज। मतलब बहुत सारी भुजाओं को मिला करके जब एक बंद आकृति बनाते हैं तो उसको बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। बस बात इतनी है पॉलीगन के बारे में। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है पॉलीगन, वो पॉलीगन जो है वो 2 तरह का होता है। अगर भुजा के आधार पे कहें तो 2 तरह का हो सकता है। ऐसा कि सारा भुजा बराबर हो और ऐसा जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। तो जब सारा भुजा बराबर होने लगता है किसी पॉलीगन का, बहुभुज का, तो उसको सम बहुभुज बोलते हैं और इंग्लिश में इर्रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। और एक ऐसा भी होता है इर्रेगुलर पॉलीगन जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होती है। इर्रेगुलर पॉलीगन हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए उसका बहुभुज का एक या एक से अधिक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा हो जाए तो कॉनकेव कहलाता है। और कॉन्वेक्स वो कहलाता है, या फिर उत्तल बहुभुज वो कहलाता है जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा ही हो। तो हम लोग कंसंट्रेट कहाँ करेंगे? इस पे करेंगे और हमारा सम बहुभुज पे करेंगे और उत्तल बहुभुज पे करेंगे। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन, इसी पे ध्यान देंगे और इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। यहीं से प्रश्न निकलता है और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे अब इस बहुभुज, ये पंचभुज की बात करें, ये रेगुलर पंचभुज है, मतलब सारे 5 भुजा इसका बराबर है और इसका अंतःकोण जो है, इसको अंतःकोण, जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं तो वो ना ये अंतःकोण हो गया, ठीक है। बहिष्कोण क्या कहते हैं? इसी को अगर बढ़ा दिए हम तो ये कोण हो गया बहिष्कोण। इसको आगे बढ़ा दिए तो ये हो गया बहिष्कोण। इसको आगे बढ़ा देते हैं बहिष्कोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया। तो ये जो बढ़ाए तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे कितना कोण बनता है? 180 डिग्री बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बहिष्कोण थीटा है, ये भी थीटा है बहिष्कोण। सारा बहिष्कोण बराबर होगा जब अंतःकोण बराबर है। तो इस सम बहुभुज का अंतःकोण बराबर है, ये बीटा है तो सारा बीटा होगा, और बहिष्कोण थीटा है तो सारा थीटा होगा। और ये थीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब अंतःकोण और बहिष्कोण, अंतःकोण और बहिष्कोण का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है किसी भी बहुभुज के सेंटर से सामने वाले भुजा पे जो लंब डालते हैं, इसका नाम, जिसको ए से डिनोट करते हैं, और इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं एपोथेम। तो इसको भी ध्यान में रखना है, जब हम एरिया निकाल रहे होंगे तो उस समय एपोथेम का हम लोग अब बहुभुज के मुख्य फार्मूले, जिसका कि यूज़ कर करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एसएससी में हो, चाहे आपका एनटीपीसी में हो, रेलवे में हो, उसको बनाने के लिए मुख्यतः किस फार्मूला का यूज़ करना होता है उसको देख लेते हैं। तो पहला है क्या कि अगर बहिष्कोण की बात करें तो सारा बहिष्कोण बराबर होता है जी रेगुलर पॉलीगन में। और अगर सारा बहिष्कोणों का जोड़ की बात करें तो सारा बहिष्कोण का जोड़ है जो कि 360 डिग्री होता है। तो सभी बहिष्कोणों का जोड़ 360 डिग्री हो, चाहे वो किसी भी कितना ही भुजा का क्यों न हो, 3 भुजा हो, 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, चाहे 10 या 20 भुजा कितना भी क्यों ना हो, सारे बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और इसके साथ एक और खास बात क्या है कि ये सिर्फ रेगुलर में नहीं, इर्रेगुलर में भी होगा। किसी भी तरह का बहुभुज के सभी बाह्यकोणों का सम, सभी बाह्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है। और सभी अंतःकोणों का योग जो होता है, किसी भी बहुभुज का सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री
180 इंटू n माइनस 2 होता है। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या होती है। अगर हम n बराबर 3 रख दें तो n बराबर 3 रखेंगे तो 3 में से 2 गया 1, तो 180 डिग्री। तो n बराबर 3 कब होता है? जब त्रिभुज हो, जब भुजाओं की संख्या 3 हो। जब n बराबर 4 रख देंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो 180 गुने 2 360 डिग्री हो जाता है। तो 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों कोनों का योग हो जाता है। तो इसी फार्मूला का यूज कर करके हम किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालते हैं। यदि ये तो किसी भी बहुभुज के लिए हो जाता है, लेकिन अगर यदि पूछा जाए कि एक अंतःकोण या फिर एक बहिष्कोण क्या होगा, तो वो जब रेगुलर दिया रहेगा तभी पूछेगा वो। मतलब सम बहुभुज दे दे, सारी भुजाएं बराबर हो, तब सारा अंतःकोण भी बराबर हो जाता है सब। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, सारा बीटा हो जाएगा। और ये अल्फा है तो सारा अल्फा हो जाएगा। तो अगर किसी एक अंतःकोण या फिर किसी एक बहिष्कोण की बात करें तो कुछ नहीं करना होता है, जो भी दिया उसको n से डिवाइड कर देते हैं। n का है भुजाओं की संख्या है। अगर बहिष्कोण, एक बहिष्कोण की बात करें तो 360 डिग्री बटा n कर देते हैं। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। अगर एग्जाम्पल लें, अगर बोल दिया जाए कि किसी पंचभुज का 5 भुजाओं वाला घिरा क्षेत्र है, n बराबर 5 दे दे, और पूछा जाए कि हाँ बताइए जी उसका प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा, तो क्या करेंगे? 360 बटा 5 कर देंगे। 5 से कटेगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री हो जाएगा। तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा? अल्फा 72 डिग्री हो जाएगा जब वो पंचभुज होगा। और अगर पूछा जाए कि प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, तो प्रत्येक अंतःकोण के लिए क्या कर देंगे? अगर n बराबर 5 ही दिया रहा है यहाँ भी, तो 5 में से 2 जाएगा 3, तो 180 गुने 3 बट्टा नीचे 5 है। 5 से कितना में कटेगा? जब 5 से 180 को काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 36, तो 36 तिया कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 और 3 तिया 9 1 10, 108 डिग्री हो जाएगा। तो 108 डिग्री अंतःकोण हो जाएगा। और बहिष्कोण 72 निकाले तो 108 और 72 180 हो जाएगा। तो हमारा किसी भी बहुभुज की बात करें, यहाँ तो 5 भुजा वाले बहुभुज पंचभुज का एग्जाम्पल लिया गया है, लेकिन कोई भी भुजा रहे, n कितना भी रहे, तो उसके लिए ये सारा फार्मूला सही है। तो हम लोग 4 चीज़ देखे अभी। हम लोग क्या देखे? सभी बहिष्कोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग। अगर रेगुलर पॉलीगन मतलब सम बहुभुज दे दे तो प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण देखें। अब एक और क्वेश्चन पूछता है ना कि विकर्णों की संख्या क्या होगी। अगर हम इस पंचभुज की बात करें तो एक विकर्ण ये हो जाएगा, एक विकर्ण ये हो जाएगा, आपका यहाँ से करेंगे तो एक विकर्ण ये हो जाएगा, आपका यहाँ से करें तो एक विकर्ण ये भी हो जाएगा, एक विकर्ण ये भी हो जाएगा। तो कितना विकर्ण बनेगा किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज में, उसका भी एक फार्मूला है। और ये फार्मूला कहाँ से आया है, इसको हम लोग जब देखेंगे ना पूरा फाउंडेशन में, उसमें बताएंगे। ये परमुटेशन कम्बिनेशन का चीज़ है, उससे निकल के आया है। और उसको ध्यान में रखना हो, क्या होता है? n इंटू n माइनस 3/2। n क्या है? भुजाओं की संख्या। अगर n 5 भुजा दे दे, n बराबर 5 दे तो क्या होगा? 5 में से 3 गया 2, 2 2 कैंसिल, और यहाँ 5, तो 5 आ जाएगा। मतलब पंचभुज में कितना विकर्ण होगा? 5 होगा। अगर एक एग्जाम्पल ले लें, n बराबर 5 रखें तो विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 में से 3 गया 2 बटा 2, 2 2 कैंसिल, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो विकर्णों की संख्या 5 हो जाएगी। कब? जब n 5 हो। अगर n बराबर 4 रखेंगे, किसी चतुर्भुज की बात करेंगे, तो 4 में से 3 गया तो 1, 4 बटा 2 2, तो 2 ही विकर्ण होगा। तो किसी भी बहुभुज का विकर्णों की संख्या इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। चलिए, विकर्ण देख लिए, अंतःकोणों का योग देख लिए, बहिष्कोण देख लिए, बहिष्कोणों का योग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सम बहुभुज का क्षेत्रफल। तो सम बहुभुज का क्षेत्रफल डिपेंड करता है डाटा क्या दिया हुआ है। अगर आपका ये डाटा दे दे, एपोथेम जिसको बोलते हैं, इसका हाइट दे दे, किसी भी बहुभुज के केंद्र से सामने वाले भुजा पे जो परपेंडिकुलर लंब डाला गया, इसका लेंथ दे दे जो कि a दिया हुआ है, और इसका एक भुजा s दे दे, तब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये जो त्रिभुज बना, s हाफ गुने s इंटू a कर देते हैं, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इसी प्रकार कितना त्रिभुज बन जाएगा? जितना भुजा उतना त्रिभुज, तो 5। अगर पंचभुज की बात करें तो यहाँ 5 है, या फिर n भुजा रहेगा तो n हो जाएगा। तो हाफ s गुने a गुने n कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। कब? जब भुजा दिया हो और क्या दिया हो? भुजा दिया हो और एक एपोथेम दिया हुआ हो, हाइट दिया हुआ सेंटर से किसी भी भुजा को। और एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला है,
इसको भी ध्यान रखा जा सकता है जब आपको भुजाओं की संख्या और एक भुजा दे दे। यहाँ भुजाओं की संख्या n है और a जो है ना, एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है। यहाँ a है जो कि एपोथेम दिया हुआ है, s दिया हुआ है भुजाओं की संख्या, भुजाओं का लेंथ s दिया हुआ है। तो यहाँ जो n है, n तो भुजाओं की संख्या है, a क्या है, भुजा है, एक भुजा का लेंथ a है। तो na²/4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटा n क्या है, भुजाओं की संख्या, और a क्या है, भुजा का माप। तो आप ये सातों फार्मूला का एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, आप रिवाइज करने में आसानी मिलेगा। और यही 7 फार्मूला का बार बार हम लोग यूज़ करेंगे। और एक ये भी होता है कि अंतःकोण और बहिष्कोण का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। हम लोग यहाँ पंचभुज में प्रूफ करके भी देख लिए, बहिष्कोण यहाँ 72 आ रहा है, अंतःकोण 108 आ रहा है, दोनों का 180 डिग्री है। चलिए हम लोग अभी पॉलीगन देखें। अब जो अगला टॉपिक हम लोग का सर्किल है, सर्किल भी एक पॉलीगन ही है जिसकी भुजाएं अनंत हो जाती हैं तो सर्किल का रूप ले लेता है। लेकिन इसका क्षेत्रफल और जो परिमाप हो या परिधि है उसका इंटायरली डिफरेंट तरीका होता है निकालने का। इसमें एक टर्म आता है पाई। ये पाई क्या होता है पता है आपको? पाई है जो कि किसी भी वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात होता है। मतलब क्या है, पाई एक कांस्टेंट है और एक रेशियो है परिधि और व्यास का। पाई का कोई यूनिट नहीं होता जी, कोई इकाई नहीं होता है। कभी कभी बहुत लोग कन्फ्यूज भी करते हैं, पाई जहाँ देखेंगे वो बोले 180 डिग्री हो गया, तो पाई 180 डिग्री नहीं होता है। पाई 22/7 भी नहीं होता है। एक आपका इरेशनल नंबर है वो पाई, जिसका कि वैल्यू अभी तक एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सका है। दशमलव के बाद बहुत सारे अंक तक निकाला गया है, लेकिन एग्जैक्ट अभी निकला नहीं है। लेकिन मुख्यतः हम लोग 22/7 ही यूज़ करते हैं पाई का वैल्यू। तो पाई जब सिर्फ लिखा रहे तो सिर्फ 22/7 है, कांस्टेंट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। अब पाई के साथ अगर रेडियन लग जाए ना तब हम बताते हैं, मतलब उसके साथ कोई यूनिट लग जाए रेडियन, तब बताते हैं कि नहीं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो चलिए ठीक है, पाई का छोटा सा बात है जो कि हम लोग अभी समझे। तो इस पाई का यूज़ हम लोग को परिधि निकालने में होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने में होता है। अगर रेडियस ये r है जो कि वृत्त की त्रिज्या है जी, मतलब ये हुआ कि एक बिंदु ले लिया जाए, उस बिंदु से एक खास डिस्टेंस ले करके उस बिंदु के परिधि तक घूम लिया जाए तो एक वृत्त का निर्माण होता है। तो जो खास लेंथ होता है उसी को त्रिज्या बोला जाता है। तो इसको व्यास बोलते हैं, जो कि वृत्त का त्रिज्या का दुगना ही होगा, क्योंकि यही लेंथ जाकर के यहाँ आया है। तो d बराबर 2r होता है। तो d डायमीटर को शो करता है जिसको व्यास बोलते हैं, r रेडियस को, त्रिज्या को शो करता है। तो व्यास जो क्या होता है, रेडियस का दुगना, त्रिज्या का दुगना होता है। और अगर परिधि की बात करें तो परिधि क्या होगा, 2πr, 2πr, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं पाई इंटू डी, क्योंकि 2r तो आपका व्यास ही है, d है। और क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, πr²। और आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ जैसे अगर किसी वृत्त की बात करें, और ये वृत्त का ये तो परिधि हुआ, और अगर बोला जाए कि इस केंद्र से ये आर्क लेंथ की बात बोला जाए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो ये बताने के लिए पूछा जाए, तो आपको एंगल देगा, एंगल थीटा अगर दिया हुआ रहे, और पूछा जाए कि इस आर्क लेंथ को बताइए, इसको स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं हम, ये l क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। जब पूरा का पता है, ये पूरा किसी भी केंद्र पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री का जब पता है तो इस थीटा का भी निकाल सकते हैं। तो जब 360 डिग्री का जो परिधि 2πr होता है, तो इस खास थीटा के लिए क्या होगा, थीटा बटा 360 से गुना कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 360 कटेगा, तो पाई r थीटा बटा 180। तो आप ये भी लिख सकते हैं, आर्क लेंथ जो l होता है उसको लिख सकते हैं पाई r थीटा डिवाइड बाई 180 डिग्री। एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जैसे ये जो है, जो त्रिज्या से बना खंड, ये त्रिज्या है ना जी, त्रिज्या से बना जो खंड होता है उसको त्रिज्यी खंड बोलते हैं। और अगर कोई चाप से बना होता है खंड, इसको बोलते हैं वृत्त खंड बोलते हैं। तो अगर त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा का क्षेत्रफल पता है, पूरा का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। और अगर इस थीटा एंगल द्वारा बना क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 से गुना हो जाएगा। तो ये आपका जो एरिया होता है ये
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अगर कभी कभी ये पूछ दे कि वृत्तखंड का एरिया क्या है, तो आप इसी दो इन्फॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। आपको पता है ये त्रिभुज का एरिया, ये त्रिभुज का एरिया अगर निकाल लें हम पूरे त्रिज्यखंड से, इस त्रिभुज क्षेत्रफल को हटा देंगे तो आपका वृत्तखंड का एरिया निकल जाएगा। तो मुख्यतः यही 5 है जो फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, इसी से और बहुत सारे जो क्वेश्चन बनेंगे इसी से निकाला जा सकता है। तो हम लोग अभी वृत्त देखें। एक सेमी सर्किल होता है, अर्धवृत्त होता है, उसको देख लेते हैं। और अर्धवृत्त के बाद हम लोग देखेंगे वलय, जिसको रिंग बोलते हैं। तो अब हम लोग सेमी सर्किल पाते हैं। सर्किल हम लोग देखें, अभी तक क्या क्या देखे, पॉलीगन देखे, सर्किल देखे, अब सेमी सर्किल देख रहे हैं। सेमी सर्किल में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों का रहता है, इसलिए हम इसको यहाँ डील कर रहे हैं। तो अगर सेमी सर्कल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, तो क्षेत्रफल तो कर देंगे, चलो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसको आधा कर दिए पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अगर यही पूछा जाए कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तब परिमाप क्या लिखेंगे भाई? आप जानते हैं कि पूरा वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर को अगर आधा कर दें हम, 2 पाई आर को अगर आधा कर दें तो क्या ये परिमाप होगा? नहीं होगा परिमाप, क्योंकि सिर्फ इसी का लेंथ अभी देखें हम। जब परिमाप की बात करते हैं तो पूरा लेंथ, जितना लेंथ से वो क्षेत्र घिरा पड़ा है, तो ये r प्लस आर, इसमें जब तक 2r नहीं जुटेगा तब तक ये पूरा परिमाप नहीं होगा। और अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r होता है। 2r को d बोलते हैं, मतलब पाई आर प्लस d, ये आपका परिमाप होगा किसी भी अर्धवृत्त का। तो ये दोनों फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है। और छोटा छोटा जहाँ जहाँ होता है ना कि आप अभी डूबता वही है ना जहाँ पानी कम होता है, सब कुछ जान रहे होते हैं, थोड़ा सा भी मतलब अनमने ढंग से काम करेंगे तो 2 पाई आर बटा 2 करके चले आएंगे, और यहीं आपका लॉस हो जाएगा। कुछ मार्क्स आपका तो जाएगा ही। अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो आपका जो बनाया ना उसमें से भी चला जाएगा कुछ। चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक थोड़ा सा वलय देख लेते हैं, रिंग देख लेते हैं। रिंग में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल है, इसके बाहर भी एक सर्किल रखा पड़ा है। तो रिंग वाला जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये जो बना एरिया, इसका एरिया पूछेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल से छोटा वाला क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो इसका एरिया निकल जाता है। मतलब अगर बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आ रहा है, छोटा वाला स्मॉल आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे, तो पाई कॉमन लेकर के आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा आपका इसका वलय का एरिया। ओके, तो आज हम लोग 2D खत्म करें। 2D में जितने फिगर हो सकते थे सारा हम लोग देखे आज। चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे। आज हम लोग देखे पॉलीगन देखे, पॉलीगन के बाद सर्कल देखे, सर्कल मतलब वृत्त देखे, बहुभुज देखे, अर्धवृत्त देखे और रिंग देखे, वलय देखे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, वो ये है कि यदि समान परिमाप का त्रिभुज हो, समान परिमाप का इतना ही, जितना इस त्रिभुज का परिमाप है उतना ही इस चतुर्भुज का परिमाप है, उतना ही इस पंचभुज का परिमाप है, उतना ही इस षटभुज का परिमाप है, और उतना ही इस सर्किल का परिमाप है। और ये पूछता है कि अब बताइए कि इस फिगर में सबसे अधिक एरिया किसका होगा। मतलब ये हुआ क्वेश्चन कि किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, छेभुज और सर्किल सबका परिमाप समान हो तो एरिया किसका सबसे अधिक होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में जिसका सबसे अधिक भुजाएं होंगी उसका एरिया सबसे अधिक होगा। तो यहाँ सबसे अधिक भुजा किसका है जी? पंचभुज की है कि छेभुज का लग रहा होगा लोगों को, लेकिन नहीं, सबसे अधिक भुजा तो सर्किल का, क्योंकि अनंत भुजाओं से मिला हुआ बना हुआ क्षेत्र है वो। तो सर्किल का सबसे अधिक भुजा है क्योंकि अनंत भुजाओं से मिलकर के ही बना हुआ है, ये बहुभुज है। तो अगर एरिया की बात करें तो एरिया सबसे अधिक इसका होगा, उसके बाद इसका ऐसे जाएगा ये। तो कभी कभी यही 3 फिगर दे दे, त्रिभुज दे दे, चतुर्भुज दे दे और पंचभुज दे दे, और सबका बोल दे कि तीनों का परिमाप समान है, तब बताइए इसका एरिया किसका ज़्यादा होगा? तो पंचभुज का होगा। कभी पंचभुज, छेभुज और सर्किल दे दे और पूछे जी हाँ जी बताइए कि तीनों का परिमाप तो बराबर है, अब बताइए इसमें एरिया किसका होगा? तो जिसका सबसे अधिक भुजा होगा उसका होगा, सर्किल का एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है। और उल्टा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उल्टा प्रश्न ये पूछे, क्या दे दे कि सब फिगर दे दे, बोले कि हाँ जी वृत्त है, षटभुज है, पंचभुज है,
क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है और त्रिभुज है और सबका एरिया समान है। इस बार क्या करा, सबका एरिया समान दे दे और बोले कि बताइए परिमाप किसका ज़्यादा होगा। तो जब एरिया समान होगा और पूछे कि परिमाप से ज़्यादा किसका होगा, तो जब सबसे छोटी भुजा होगी उसका परिमाप सबसे ज़्यादा होगा। तो आप जब ये वाला याद है तो वो वाला अपने आप याद हो जाएगा। मतलब ये जब परिमाप बराबर हो तो एरिया सबसे अधिक भुजाओं वाला क्षेत्र का सबसे अधिक होता है। तो इसको भी नोट करके ध्यान से रखेंगे। चलिए आज हम लोग 2D खत्म करें। 2D में 3 हम लोग लेक्चर लिए। पहला मेरा चतुर्भुज गया था, उसके बाद त्रिभुज गया था और आज पॉलीगन, सर्किल, सेमी सर्कल देखे। चलिए ओके, तो अगले क्लास में हम लोग 3D देखते हैं। 2D आज कंप्लीट हुआ और 3D में भी जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको एक जगह संकलित किया गया है और अच्छे फार्मूले हैं उसको आप लोग मिस ना करेंगे। और अगर आपको कुछ इससे फ़ायदा हो रहा होगा तो ज़रूर इसको लाइक करेंगे और अगर सब्सक्राइब कर करके बेल बटन दबा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आते ही रहेगा कि हमारा जो भी लेक्चर अपलोड होगा आप उसको देख पाएंगे। चलिए ओके, फिर यही ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।